हेलो, दिस इज गुंजन शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन के बारे में। तो ये जो टॉपिक है एंटीजन का प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, इसके बारे में जब हम लोग एमएससीज डिस्कस कर रहे थे तो कई बार हम लोगों ने बात की थी। लेकिन आज हम लोग जो जानने वाले हैं वो ये जानने वाले हैं कि ये जो एंटीजन की प्रोसेसिंग होती है और इसका प्रेजेंटेशन होता है, ये किस किस तरीके से होता है, यानी वो कौन से पाथवेज हैं होस्ट की बॉडी में जिनसे एंटीजन को पकड़ा जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर उसको टी सेल के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम पाथवेज को देखें तो ह्यूमन की बॉडी में या फिर होस्ट की बॉडी में मेनली दो पाथवेज होते हैं। अगर पहले पाथवे की बात करें तो वो साइटोसोलिक पाथवे है और दूसरा पाथवे है एंडोसाइटिक पाथवे। तो आज हम लोग सिर्फ एक पाथवे डिस्कस करेंगे जो कि हमारा साइटोसोलिक पाथवे है। अब हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। मेनली जो साइटोसोलिक पाथवे होता है, उस साइटोसोलिक पाथवे में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो 3 स्टेप्स होते हैं और वो जो 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो हमारी साइटोटॉक्सिक किलर सेल है वो किस तरीके से एक्टिवेट होती है। यानी कि जो हमारा एंटीजन का मॉलिक्यूल होता है और जो हमारी एमएससीज होती हैं उनके बीच में कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं या फिर इस एंटीजन के मॉलिक्यूल पे कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है ये बॉडी के अंदर टीसी सेल यानी साइटोटॉक्सिक किलर सेल का एक्टिवेशन कर देता है। तो आज हम लोग इसके स्टेप्स को देखेंगे। तो मेनली 3 स्टेप्स होते हैं अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें। जो पहला स्टेप होगा वो होगा हमारा यूबिक्विटिनाइलेशन ऑफ एंडोजीनस एंटीजन। यानी जो एंडोजीनस एंटीजन होता है, एंडोजीनस एंटीजन क्या होता है, जैसे हमारा कोई वायरस का प्रोटीन हुआ, उस वायरस के प्रोटीन का यूबिक्विटिनाइलेशन होना, मतलब कि उस पे यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल्स का अटैच हो जाना। यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल्स के अटैचमेंट के बाद उसका मॉडिफिकेशन हो जाना। तो ये जो मॉडिफिकेशन होता है ये किस तरीके से होता है, यानी एंटीजन के बीच में और जो हमारा यूबिक्विटिन का मॉलिक्यूल होता है उनके वो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ आइसोपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम इस बारे में बात करेंगे जो कि हमारा होगा यूबिक्विटिनाइलेशन ऑफ एंडोजीनस एंटीजन। इसी के बाद जो दूसरा स्टेप आएगा वो होगा हमारा प्रोटीन डिग्रेडेशन बाय प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स होता है होस्ट की बॉडी के अंदर, जिसमें मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारी 2 19S सब यूनिट और दूसरा पार्ट होता है एक 20S सब यूनिट। तो ये जो प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स होता है इस एंडोजीनस एंटीजन के प्रोटीन्स को किस तरीके से डिग्रेड करता है। जब एंडोजीनस एंटीजन के जो प्रोटीन्स हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे तो उसके बाद बहुत सारी अलग अलग साइज की पेप्टाइड चेन्स फॉर्म होती हैं और उन्हीं पेप्टाइड चेन को पकड़ करके जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारी बॉडी के अंदर घूम रही होती हैं वो उन्हीं पेप्टाइड को पकड़ती हैं और पकड़ने के बाद उसे एमएससी को दे देती हैं। क्योंकि साइटोसोलिक पाथवे में एमएससी 1 होती है तो ये जो एमएससी 1 होती है ये प्रेजेंट करती है उस पेप्टाइड को साइटोटॉक्सिक किलर सेल के सामने। और जैसे ही ये जो पेप्टाइड है इस साइटोटॉक्सिक किलर सेल को दिखाया जाएगा, वैसे ही साइटोटॉक्सिक किलर सेल को ये पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पर 2 इंटरेक्शंस होती हैं और वो जो 2 इंटरेक्शंस थी वो हम लोगों ने एमएससी पढ़ते वक्त डिस्कस की थी। तो अगर आप लोगों को जाननी है देन आप लोग वो वाली वीडियो जा करके चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
अभी हो क्या रहा है कि ये जो एमएससी है और ये जो टी सेल है, ये एमएससी उस पेप्टाइड को पकड़ने के बाद इस टी सेल को दिखाना स्टार्ट कर देगी। अब जब टी सेल और बी सेल का डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी जब वो पैदा हो रही होती हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि कौन से प्रोटीन्स हमारे खुद के प्रोटीन्स हैं, यानी हमारी बॉडी के जो एंटीजेंस हैं उनके सीक्वेंसेस क्या क्या हैं। अब जैसे ही इस पेप्टाइड को ये पता चलेगा कि मतलब जैसे ही इस टी सेल को ये पता चलेगा कि ये जो पेप्टाइड है जो एमएससी पकड़ करके लाई है, ये मेरे होस्ट का प्रोटीन नहीं है, मतलब ये मेरा सेल्फ एंटीजन नहीं है, तो फिर वो क्या करेगी, फिर वो उसको फॉरेन समझना शुरू कर देगी और इसी तरीके से हमारी जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल है वो एक्टिवेट हो जाती है। इतनी बात आई समझ में? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और अगर कोई ऐसा ड्रग दे दिया जाए बॉडी के अंदर जो कि इस प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर दे, तो फिर क्या होगा। तो इस बारे में हम इस सेकेंड स्टेप के अंदर बात करेंगे। और जो फाइनल स्टेप होगा, मतलब थर्ड स्टेप, वो होगा हमारा पेप्टाइड एंड MHC1 इंटरेक्शन। कि जो पेप्टाइड है और MHC1 है उसका इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैलनेक्सिन प्रोटीन की, कैल रेटिकुलिन प्रोटीन की, किस तरीके से टैप 1/2 के थ्रू ये साइटोसोल के अंदर पेप्टाइड जाता है और वहां से जो हाई एफिनिटी पेप्टाइड होता है उसको MSC पकड़ लेती है, और जैसे ही MSC पकड़ती है वैसे ही वो उसको टी सेल को दिखाना स्टार्ट कर देती है, और टी सेल को जैसे ही पता चलता है कि ये मेरा होस्ट का प्रोटीन नहीं है, वो एक्टिवेट हो जाती है और एक इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। तो आज हम लोग ये 3 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, यानी ये जो साइटोसोलिक पाथवे है इसमें ये 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, तो हम लोग इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी स्टार्ट कर लेते हैं कि ये साइटोसोलिक पाथवे होता क्या है। ठीक बात। तो मेनली 2 पाथवे होते हैं होस्ट के अंदर एंटीजन की प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन के लिए। एक ये साइटोसोलिक पाथवे होता है और दूसरा पाथवे होता है एंडोसाइटिक पाथवे। तो ये जो साइटोसोलिक पाथवे होता है, इस साइटोसोलिक पाथवे के अंदर मेनली हमारे एंडोजीनस एंटीजन इन्वॉल्व होते हैं। एंडोजीनस एंटीजन जैसे कोई वायरस का प्रोटीन हुआ, कोई होस्ट का साइटोसोल का प्रोटीन हुआ, तो ये जो वायरल प्रोटीन होते हैं, होस्ट के साइटोसोलिक प्रोटीन्स होते हैं, इनको हम नाम देते हैं एंडोजीनस एंटीजन। और जैसे ही ये कोई भी एंडोजीनस एंटीजन बॉडी में सर्कुलेट करता है, यानी ये वायरस का प्रोटीन बॉडी में सर्कुलेट करता है, वैसे ही जो बॉडी में हमारी न्यूक्लिएटेड सेल्स, मेनली इनको नाम देते हैं हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये भी हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रही होती हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारी बॉडी में घूम रही होती हैं, और जैसे ही इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को कोई एंडोजीनस एंटीजन दिखाई देता है, यानी कि कोई वायरस का प्रोटीन दिखाई देता है, वैसे ही ये उसको पकड़ लेती हैं, और पकड़ने के बाद एक प्रोसेसिंग चलती है, और प्रोसेस करने के बाद ये पता कर लेती हैं कि ये हमारा होस्ट का प्रोटीन नहीं है। और जैसे ही इनको ये बात पता चलती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, वैसे ही ये इस पेप्टाइड को दे देती हैं, यानी इस एंटीजन को पकड़ करके दे देती हैं हमारे MSC को। तो इसके बीच में भी कई स्टेप्स होते हैं, वो हम बाद में जब डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी उन्हीं 3 स्टेप्स में आ जाएंगे तब इस बारे में बात करेंगे। यूबिक्विटिनाइलेशन वाली बात और प्रोटीन का डिग्रेडेशन वाली बात, कि ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है ये तो पूरे एंटीजन को पकड़ती है, लेकिन पेप्टाइड जो मतलब MSC जो प्रेजेंट करती है वो तो सिर्फ पेप्टाइड होता है। तो एक पूरे प्रोटीन से पेप्टाइड कैसे बना, तो उसकी जो डिटेल है वो हम स्टेप्स में देखेंगे।
तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जैसे ही इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को बॉडी के अंदर कोई होस्ट के प्रोटीन से अलग सीक्वेंसेस वाला एंटीजन नजर आता है, वैसे ही वो उसको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसको ट्रांसफर कर देती है एमएससी के मॉलिक्यूल को, यानी उस पेप्टाइड को पकड़ करके एमएससी को पकड़ा देगी। और एमएससी का काम होता है कि एमएससी उस पर्टिकुलर पेप्टाइड को टी सेल को दिखाना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि यहाँ पर एमएससी 1 होती है साइटोसोलिक पाथवे के अंदर, तो एमएससी 1 जो दिखाती है पेप्टाइड को, वो दिखाती है साइटोटॉक्सिक किलर सेल को। लेकिन अगर हम एंडोसाइटिक पाथवे के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर एंडोसाइटिक पाथवे के अंदर हमारी एमएससी 2 होगी, और वो जो एमएससी 2 होती है वो पेप्टाइड को पकड़ने के बाद दिखाती है हेल्पर टी सेल को। आई इतनी बात समझ में? तो जैसे ही उस टी सेल को ये पता चलता है कि ये हमारा होस्ट का प्रोटीन नहीं है, और जैसे ही इंटरेक्शन कंप्लीट होते हैं, वैसे ही बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, और फिर ये जो टी साइटोटॉक्सिक किलर सेल है ये टारगेट सेल किलिंग कर देती है। करेक्ट? तो पहली बात यही है कि ये जो हमारा साइटोसोलिक पाथवे होता है इसमें एंडोजीनस एंटीजन इन्वॉल्व होता है, और ये जो एंडोजीनस एंटीजन होता है इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, कोई भी सेल जो न्यूक्लिएटेड हो, यानी जितनी भी सेल न्यूक्लिएटेड सेल हैं वो यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करती हैं। और ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं, जैसे ही इनको ये एंडोजीनस एंटीजन बॉडी में सर्कुलेट होता हुआ कहीं दिखाई दिया, यानी वायरस का प्रोटीन कहीं दिखाई दिया, वैसे ही ये उसको पकड़ती हैं और पकड़ने के बाद दे देती हैं एमएससी 1 को। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एंडोजीनस पेप्टाइड इज प्रेजेंटेड बाय एमएससी 1 ऑन एपीसी। तो अब ये एमएससी क्या करेगी, उस एंडोजीनस पेप्टाइड को पकड़ करके टी सेल को दिखाएगी, और लास्ट में जो टी सेल है यानी साइटोटॉक्सिक किलर सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये बात हो गई हमारे साइटोसोलिक पाथवे के बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी बात करते हैं कि स्टेप्स कैसे होते होंगे, या फिर जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है वो तो पूरे एंडोजीनस एंटीजन को पकड़ती है, यानी एक पूरे प्रोटीन के मॉलिक्यूल को पकड़ती है, लेकिन जब वो एमएससी के ऊपर जाता है तो सिर्फ एक पेप्टाइड जाता है। तो इसके बीच में मतलब ये इतना बड़ा झोल हुआ कैसे, तो वो जान लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये हमारा एंडोजीनस एंटीजन है। करेक्ट? ये हमारा एंडोजीनस एंटीजन है। मतलब ये कोई वायरस का प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर घुस गया है। करेक्ट? तो अब क्या होगा, ये जो एंडोजीनस एंटीजन है, सबसे पहले इस एंडोजीनस एंटीजन के ऊपर यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल्स आकर के अटैच हो जाएंगे, यानी इस एंडोजीनस एंटीजन के सरफेस पर बहुत सारे यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल्स आकर के लग जाएंगे। और ये जो प्रोसेस होता है ये इसमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है। तो जिस प्रोसेस के अंदर एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो एनर्जी कहाँ से आती है होस्ट की बॉडी में, ऑब्वियसली एटीपी से आती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। तो अब क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है यहाँ पर, जैसे ही कोई वायरल प्रोटीन बॉडी के अंदर दिखाई देगा तो उसके ऊपर यानी उस पर्टिकुलर एंडोजीनस एंटीजन के ऊपर बहुत सारे यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल्स आकर के अटैच हो जाते हैं। तो ये हमारा एंडोजीनस एंटीजन और इसके ऊपर बहुत सारे यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़ गए। तो बहुत सारे हैं तो इसका मतलब पॉली, और यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल्स हैं तो यूबिक्विटिनाइलेशन, यानी इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पॉली यूबिक्विटिनाइलेशन। समझ में आई आप लोगों को ये बात? क्विटिनाइलेशन।
जैसे ही बहुत सारे यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल्स इस एंडोजीनस एंटीजन के ऊपर आकर के अटैच होते हैं, तो यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल का काम होता है इस एंडोजीनस एंटीजन को क्या करना, डिग्रेड करना। करेक्ट। तो अभी इसी वक्त एक और कॉम्प्लेक्स आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स। और वो जो प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। यानी जो हमारा प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स होता है वो मेनली दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। उसके अंदर दो यूनिट होती हैं 20s सब यूनिट की और एक यूनिट होती है 19s सब यूनिट की। तो इसी दौरान जैसे ही पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन होगा, यानी बहुत सारे यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल्स आकर के यहाँ ऐड हो जाएंगे, वैसे ही ये जो प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स है, अगर स्पेसिफिकली बोलें तो 26s प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स आकर के यहाँ इस एंडोजीनस एंटीजन को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हो गया हमारा, इसको मान लेते हैं 26s प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स। और ये जो 26 प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स है, इसके पास दो 19s सब यूनिट है। तो ये 19s वाली सब यूनिट हो गई जो कि साइड में लगी हुई होती है, और बीच में जो होलो पोर्शन बचता है, ये जो यूनिट होती है इसको हम नाम देते हैं 20s सब यूनिट। तो यहाँ पर हमने गलत लिख लिया है, एक 20s सब यूनिट होती है और इसके पास दो 19s सब यूनिट होती हैं। तो इतनी बात समझ में आई। अब ये जो प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा एंटीजन था, यानी यहाँ पर पूरा एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल था, उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल पर बहुत सारे यूबिक्विटिन अटैच हुए थे। तो इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ये 26s प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स बहुत सारी अलग अलग साइज की पेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर देगा। इतनी बात आई समझ में। तो ये प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, ये इस पर्टिकुलर प्रोटीन को, इस पर्टिकुलर एंटीजन को कन्वर्ट कर दे रहा है अलग अलग साइज की पेप्टाइड चेन्स में। तो यहां पर बहुत सारे अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा इस स्टेप में। तो ये बहुत सारी पेप्टाइड की चेन्स बन गई। ये इनका एन टर्मिनल मान लो, सी टर्मिनल मान लो, या फिर कुछ भी कैसे भी रख लो, उधर से एन मान लो, सी मान लो। तो ये हमारी इस पूरे प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बहुत सारी पेप्टाइड की चेन्स में कन्वर्ट कर देता है 26s प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स। अब जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई, क्योंकि जो हमारी MSC होती है वो इस पूरे एंटीजन को नहीं पकड़ सकती हैं, वो इस पूरे प्रोटीन के मॉलिक्यूल को पकड़ करके टी सेल को नहीं दिखा सकती हैं। वो किसको दिखा पाती हैं, सिर्फ पेप्टाइड की चेन्स को दिखा सकती है। तो हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या होगा, साइटोसोलिक पाथवे के अंदर जो हमारी MSC1 होगी वो इनमें से किसी एक पेप्टाइड को पकड़ेगी जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, यानी जिसकी MSC1 के लिए एफिनिटी ज्यादा होगी उसको पकड़ लेगी। और पकड़ने के बाद तो लिखते चलते हैं ये बात। तो यहां पर इनमें से कोई सी भी पेप्टाइड इज पिक्ड बाय MSC1। यहाँ पर कोई सी भी पेप्टाइड को जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी MSC1 के लिए, वो MSC1 उस पेप्टाइड को पकड़ लेगी। और पकड़ने के बाद क्या होगा, पकड़ने के बाद वो इसको दिखाएगी हमारी टी सेल को।
तो सबसे पहले पेप्टाइड और MSC1 का इंटरेक्शन होगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर, और लास्ट में हमारी जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो लास्ट में इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक किलर सेल। तो ये होता है हमारा पूरा साइटोसोलिक पाथवे। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि भाई MSC जो होता है, MSC जो ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर प्रेजेंट है, क्योंकि वो पूरे एंडोजीनस एंटीजन को यानी इस पूरे प्रोटीन के मॉलिक्यूल को पकड़ नहीं सकता है, वो सिर्फ किसको पकड़ सकता है, पेप्टाइड की चेन्स को पकड़ सकता है। तो पेप्टाइड की चेन इस पूरे प्रोटीन के मॉलिक्यूल से बने कैसे? तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है वो हमारा पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन स्टेप से, और प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स जो होता है इस पूरे प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बहुत सारी पेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही ये पेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, यहाँ से जो MSC के लिए जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है उस पर्टिकुलर पेप्टाइड को MSC पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद पेप्टाइड और MSC1 का इंटरेक्शन होता है किस पर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर। ये तो याद होगा ना कि ये जो MSC1 होती हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर लगे हुए होते हैं। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, और जैसे ही इंटरेक्शन कंप्लीट होगा जो हमारी साइटोटॉक्सिक किलर सेल है, यानी जैसे ही ये MSC1 इस पेप्टाइड को साइटोटॉक्सिक किलर सेल को दिखाएगी, ये जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल है इसके TCR के बीच में और CD8 मॉलिक्यूल के बीच में MSC1 के अलग अलग रीजन्स के साथ इंटरेक्शन होगा, और जैसे ही वो इंटरेक्शन कंप्लीट होगा यहाँ पर हमारी जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये है हमारा साइटोसोलिक पाथवे। अभी हम थोड़े डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि ये जो साइटोसोलिक पाथवे है इसमें 3 मेजर स्टेप्स हैं। पहला जो मेजर स्टेप है ये पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन का है, कि ये तो है हमारे यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल्स, यूबिक्विटिन। तो ये जो यूबिक्विटिन है, इस यूबिक्विटिन और इस एंटीजन के बीच में ये जो आइसोपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये कौन सी अमाइनो एसिड्स के बीच में हो रहा है, यानी कि यूबिक्विटिन का कौन सा अमाइनो एसिड है और इस एंटीजन के मॉलिक्यूल का कौन सा अमाइनो एसिड है जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और एक आइसोपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से ये जो यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल हैं इस पर्टिकुलर एंटीजन के सरफेस पे जाके चिपक जा रहे हैं। ऐसे तो ग्लू तो है नहीं कि जाकर के चिपक जाएंगे, मतलब कोई ना कोई बॉन्ड जरूर फॉर्म हो रहा होगा। तो वो जो बॉन्ड है वो किन किन अमाइनो एसिड्स के बीच में बन रहा है। तो पहला स्टेप जो हम बात करेंगे वो पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन के बारे में बात करेंगे, और इस पर्टिकुलर आइसोपेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट ही कर लेते हैं। चलो दूसरा स्टेप जो देखेंगे वो हम लोग इधर देखेंगे, यानी दूसरा स्टेप देखेंगे हम लोग के जो प्रोटीन है उसका डिग्रेडेशन प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स से किस तरीके से होता है, और लास्ट में इंटरेक्शन। तो अब हम लोग स्टार्ट ही कर लेते हैं। वक्त खर्चा नहीं करते। ओके, तो पहला स्टेप क्या है इसमें, तो जो स्टेप्स होते हैं इस साइटोसोलिक पाथवे के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें जो पहला स्टेप है, मेनली 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। अब हम पहले स्टेप की बात कर रहे हैं।
जिसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम है इसका, पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन, पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन ऑफ एंडोजीनस एंटीजन। ठीक बात। तो ये जो पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन होता है, ये किस तरीके से होता है? सबसे पहले हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, कि जैसे ही वायरस का कोई प्रोटीन बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होगा, वैसे ही जो यूबिक्विटिन है वो उसको ढूंढ लेंगे और आकर के उसके सरफेस पर बाइंड हो जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा था, इससे उस एंडोजीनस एंटीजन का मॉडिफिकेशन हो रहा था, यानी उसको तैयार किया जा रहा था, बकरा हलाल करने से पहले उसको तैयार किया जा रहा था। ठीक है, तो पहला जो स्टेप होगा वो पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन में पहली बात यही होगी कि जो हमारा एंडोजीनस एंटीजन है उसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा बाय एडिंग सम यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यूबिक्विटिन के कुछ मॉलिक्यूल्स के एडिशन के बाद उस पर्टिकुलर एंडोजीनस एंटीजन का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। करेक्ट। तो यही है पहली बात कि एंडोजीनस पेप्टाइड इज मॉडिफाइड बाय, endogenous peptide is modified by attachment of ubiquitin molecules। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि मान लो ये हमारा एंटीजन है, यानी ये हमारा एंडोजीनस एंटीजन है और यहाँ पर आकर के यूबिक्विटिन अटैच हुआ, तो इस यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल और इस एंटीजन के मॉलिक्यूल के बीच में जो आइसोपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स के बीच में होगा। तो ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन का लाइसीन, लाइसीन अमाइनो एसिड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के सिंबल होता है, और ये जो यूबिक्विटिन है इसका होगा हमारा अमाइनो एसिड ग्लाइसीन। करेक्ट। तो जो एंडोजीनस एंटीजन है उसका अमाइनो एसिड लाइसीन यूबिक्विटिन के ग्लाइसीन अमाइनो एसिड के साथ आइसोपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर देगा, जिसकी वजह से ये यूबिक्विटिन का मॉलिक्यूल इस एंडोजीनस एंटीजन के सरफेस पर आकर के लग जाएगा, चिपक जाएगा। फेविक्विक नहीं है इनके पास। करेक्ट। तो दूसरी बात यही है कि लाइसीन रेसिड्यू ऑन प्रोटीन forms isopeptide bond with glycine of what? Ubiquitin। अब ये जो आइसोपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा ये ऐसे ही फॉर्म नहीं होगा, इसके लिए इसको धक्का देने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, यानी इसको पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए हमारे एंजाइम्स काम करते हैं। पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन कराने के लिए इन यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल को एंटीजन पर चिपकाने के लिए कुछ एंजाइम्स काम करते हैं, क्योंकि ये जो यूबिक्विटिन का मॉलिक्यूल है
इस यूबीक्विटिन के मॉलिक्यूल पर ये जो ग्लाइसिन प्रेजेंट है, जो कि बाद में जाकर के एंडोजीनस एंटीजन के लाइसिन अमाइनो एसिड के साथ आइसोपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये ग्लाइसिन हमारा एक्सपोज्ड नहीं होता है, ये धसा हुआ होता है अंदर। तो जो एंजाइम होता है वो सबसे पहले इस ग्लाइसिन अमाइनो एसिड को बाहर निकालता है, यानी इसको एक्सपोज कराएगा। ये बाहर निकल के आएगा तभी तो ये दोनों हाथ मिला पाएंगे, सही बात। तो सबसे पहला जो एंजाइम होता है, अब हम एंजाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेनली 3 एंजाइम्स होते हैं जो पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन में हेल्प करते हैं। 3 अलग सेट के एंजाइम, 3 different sets of enzymes are involved। जो पहला एंजाइम है वो है हमारा E1 एक्टिवेटिंग। और भाई ये जो महाराज हैं, ये महाराज बिना रिश्वत खाए काम नहीं करते, मतलब इनको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर एटीपी नहीं दोगे तो ये काम नहीं करेंगे। और इनका काम वही है कि इस ग्लाइसिन अमाइनो एसिड को यूबीक्विटिन के मॉलिक्यूल में एक्सपोज करना, यानी ये छुपा हुआ होता है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, इसको बाहर निकालना ताकि ये हाथ मिला सके लाइसिन के साथ, समझे। तो पहला जो एंजाइम है वो है हमारा E1 एक्टिवेटिंग, जो कि बहुत रिश्वतखोरी करता है और ये एटीपी के बिना काम नहीं करता। तो ये एंजाइम है हमारा एटीपी डिपेंडेंट। और काम क्या करता है भाई ये, इसका काम होता है यूबीक्विटिन की प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग में क्या कर रहा होगा, इस ग्लाइसिन को बाहर निकाल करके लाएगा, यानी ये घर में छिपा हुआ था, इसको बाहर निकाल के लाएगा। प्रोसेसिंग ऑफ यूबीक्विटिन, ठीक है। और उसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये एक्सपोज करता है ग्लाइसिन रेसिड्यूज को। अगर हम दूसरे एंजाइम की बात करें तो वो है हमारा E2 कॉन्जुगेटिंग। पहला एंजाइम तो ये हो गया, मतलब अभी ये चिपके नहीं है, अभी यूबीक्विटिन दूर है और ये भी दूर है, तो ऐसे ही बना के बात कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि ये यूबीक्विटिन इधर है और ये वायरल प्रोटीन एंडोजीनस एंटीजन इधर खड़े हैं। इनका लाइसिन ऑलरेडी तैयार है कि कोई आए और मेरे गले लग जाए, लेकिन वो जो यूबीक्विटिन है, इस यूबीक्विटिन के जो ग्लाइसिन है वो अंदर छिपके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला जो काम करेगा वो E1 एक्टिवेटिंग एंजाइम आएगा, जो कि बिना रिश्वत के काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले उस एंजाइम को थोड़ा सा पैसा ला करके दो। तो जैसे ही उसको एटीपी के मॉलिक्यूल दिए जाएंगे वैसे ही वो काम करना स्टार्ट कर देगा और इस ग्लाइसिन को, छुपे हुए ग्लाइसिन को बाहर निकाल देगा। तो अब क्या हुआ, ये जो ग्लाइसिन है ये एक्सपोज हो गया, ठीक बात। तो अब आएंगे दूसरे एंजाइम, और दूसरे एंजाइम का काम है कि ये जो E1 एक्टिवेटिंग है, इसने तो इसे घर से बाहर खींच लिया। अब ये घर के गेट से बाहर निकल नहीं रहा है, घर के गेट के पीछे छिप गया है, मतलब घर के गेट के सामने खड़ा है और घर के गेट के सामने से आगे नहीं बढ़ रहा, और ये भी अपने द्वार पे खड़ा है, कोई नहीं बढ़ रहा दोनों में से आगे। तो अब जो दूसरा एंजाइम है उसका नाम है E2 कॉन्जुगेटिंग, और वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि इस यूबीक्विटिन को और ये जो एंडोजीनस एंटीजन है इनको पास पास लाएगा, यानी गले मिलवा के छोड़ेंगे ये लोग। तो दूसरा एंजाइम है E2 कॉन्जुगेटिंग। और भाई ये क्या करता है, ये प्रोटीन
दोनों को मिलवा देगा। उसके लिए इन दोनों को पास आना जरूरी है ना। अब पास तो आ गए, लेकिन हम बात कर रहे थे ना कि ग्लू नहीं है, ग्लू भी है। तीसरा जो एंजाइम है वो फेविक्विक की तरह काम करेगा। वो क्या करेगा, जैसे ही ये दोनों पास आएंगे, इन दोनों के बीच में एक आइसोपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर देगा, यानी इस लाइसीन के बीच में और इस ग्लाइसीन के बीच में, एंडोजिनस एंटीजन के लाइसीन के अमाइनो एसिड के बीच में और यूबिक्विटिन के ग्लाइसीन के बीच में एक आइसोपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो भाई इसके लिए भी एक एंजाइम चाहिए। अब ऐसा अपने आप तो हो नहीं सकता। तो तीसरा एंजाइम होता है जिसको हम नाम देते हैं E3 लाइगेज। लाइगेज का तो काम ही होता है जुड़ा दो, यानी जुड़वा दो। तो वही यहाँ पर ये करेगा, फॉर्मेशन ऑफ आइसोपेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एंटीजन एंड यूबिक्विटिन। आ रहा है कुछ समझ में? फॉर्मेशन ऑफ आइसोपेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एंटीजन एंड यूबिक्विटिन। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप साइटोसोलिक पाथवे का, कि वायरस का प्रोटीन घूम रहा था, उस वायरस के प्रोटीन पर सबसे पहले यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल अटैच होंगे। तो उन यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल्स को अटैच वो ऐसे ही नहीं हो जाते हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन से। उसके लिए तीन एंजाइम्स काम करते हैं, और वो 3 एंजाइम्स के बारे में हमने देखा। और कौन कौन से अमाइनो एसिड्स के बीच में आइसोपेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो भी हम लोगों ने बात कर ली। अब बकरा तैयार है, हलाल कर दो। तो अभी जो एंडोजिनस एंटीजन है वो प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स के द्वारा कटने के लिए तैयार है, डिग्रेड होने के लिए तैयार है, यानी एक प्रोटीन पेप्टाइड में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। तो दूसरा जो स्टेप होता है पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन के बाद, वो होता है हमारा प्रोटीन डिग्रेडेशन बाय प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 26S प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स। तो ये भी देख लेते हैं, इनके बिना तो बात नहीं बनने वाली, क्योंकि क्या नहीं मिलेगा, पेप्टाइड नहीं मिलेगा। और अगर पेप्टाइड नहीं मिलेगा तो एमएससी पकड़ के दिखाएगी किसको, टी सेल को। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो टी सेल है वो एक्टिवेट कैसे होगी, और एक्टिवेट नहीं होगी तो ये जो पैथोजन है ये तो होस्ट को मार डालेगा। तो जरूरी है दूसरा स्टेप भी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा स्टेप है प्रोटीन डिग्रेडेशन बाय 26S प्रोटियासोम। प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स। चलो भाई इनको भी देखो। अभी पहले स्टेप में कितना हुआ था, पहले स्टेप में ये बात हुई थी कि ये एंटीजन के ऊपर बहुत सारे यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल आकर के चिपक गए थे, चिपके लाइगेज से थे, मतलब ऐसे नहीं चिपके थे, आइसोपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। तो ये पॉलीयूबिक्विटिन एंटीजन हो गया। तो इस पॉलीयूबिक्विटिनाइलेटेड एंटीजन को अगर और स्पेसिफिकली बात करें तो पॉलीयूबिक्विटिनाइलेटेड एंडोजिनस एंटीजन को डिग्रेड करने का जो काम करता है वो ये करता है। और क्यों करता है? क्योंकि इस एंडोजिनस एंटीजन मतलब इस पूरे प्रोटीन को हमारी जो एमएससी है वो पकड़ करके टी सेल को नहीं दिखा सकती, उसको चाहिए पेप्टाइड। तो अब उसको पेप्टाइड तो देने पड़ेंगे ना। तो वो जो काम करता है पेप्टाइड को बनाने का इस प्रोटीन से, वो करता है 26S प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स। आगे इतनी बात समझ में? तो जो पॉलीयूबिक्विटिनाइलेटेड, पहली बात यही लिख लेते हैं कि ये जो पॉलीयूबिक्विटिनाइलेटेड एंटीजन होगा
ये इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के द्वारा डिग्रेड कर दिया जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं प्रोटियासोम। ठीक है। अब ये जो साइटोसोलिक 26S प्रोटियासोम है, ये होता कैसा है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा, जो एक प्रोटीन को खा करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये जो साइटोसोलिक 26S प्रोटियासोम है, ये कुछ इस तरीके से होता है। इसके पास दो 19S सब यूनिट होती हैं, जो कि साइड में लगी हुई होती हैं, और बीच में होलो पोर्शन या कोर में 20S सब यूनिट होती है। ठीक है, तो नोट्स भी मेरे साथ ही बना लो, बाद में रिवीजन बढ़िया लग जाएगा। तो ये जो साइटोसोलिक 26S प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स होता है, इज मेड अप ऑफ, किस किस से मिलकर के बन रहा है, दो 19S सब यूनिट हैं और एक 20S है। और एक और बात, ये जो 20S होती है इसको हम कोर बोलते हैं, और ये बेसिकली होलो होती है। लेकिन ये जो 19S सब यूनिट होती हैं, ये एटीपेज की बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, मिटा देती हूं ताकि आगे लिख पाए। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक 20S सब यूनिट होती है और दो 19S सब यूनिट होती है। इतनी बात आ गई समझ में। तो ये जो 19S सब यूनिट होती है, इसके पास एटीपेज की बाइंडिंग साइट भी होती है, और ये 20 ये बीच में होती है, होलो होती है, और इसको कोर भी कहते हैं। करेक्ट। मान लो कि अगर ऐसा हो जाए कि जो प्रोटियासोम है ये काम ना करे, मतलब कि होस्ट को कोई ऐसा ड्रग दे दिया जाए, जैसे एक ड्रग है जिसका नाम है MG132। MG132 जब हम होस्ट को देते हैं तो ये जो प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स है ये नहीं बनता, और अगर ये प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, सोच के देखो। तो फिर ये जो एंडोजीनस एंटीजन है इसके पेप्टाइड्स फॉर्म नहीं होंगे, और अगर पेप्टाइड्स फॉर्म नहीं होंगे तो MSC पेप्टाइड को पकड़ने के बाद टी सेल को नहीं दिखा पाएगी, और अगर टी सेल को नहीं दिखा पाएगी तो टी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे, और अगर टी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे तो पैथोजन जीत जाएगा। करेक्ट। तो अगर एक ड्रग है जिसका नाम है MG132, ये क्या करता है, जब ये होस्ट की बॉडी में जाता है तो इस प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स को रोक लेता है अपना काम करने से। और ये प्रोटियासोम क्या कर रहा था, अब देख लो इधर, पॉलीयूबिक्विटिनाइलेटेड प्रोटीन या एंटीजन, जो भी लिखना चाहो। जैसे एक ड्रग है जिसका नाम है MG132। ये जो MG132 को जब होस्ट को दिया जाता है, ये प्रोटियासोम को नहीं बनने नहीं देता, मतलब प्रोटियासोम को काम नहीं करने देता, उसको इनहिबिट करता। और जैसे ही प्रोटियासोम इनहिबिट होगा तो ये जो पॉलीयूबिक्विटिनाइलेटेड प्रोटीन था, ये इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, मतलब
अब बकरा हलाल नहीं होगा। तो अब आगे क्या होगा? लेकिन ये वो केस है जिसमें हम ये ड्रग दे देते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल केस की बात करें तो नॉर्मल केस में क्या होगा कि इस स्टेप के बाद हमारी बहुत सारी अलग अलग साइज की पेप्टाइड चेन्स बन जाएंगी, और वो जो पेप्टाइड चेन्स होंगी उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पकड़ेगी, मतलब जो एमएससी होगी जिसकी एफिनिटी उस पर्टिकुलर पेप्टाइड के लिए ज्यादा होगी, या फिर जिस पेप्टाइड के लिए एमएससी की एफिनिटी ज्यादा होगी उसको वो पकड़ लेगी और पकड़ करके टी सेल को दिखाएगी। तो अब आता है तीसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप होगा इंटरेक्शन का, यानी पेप्टाइड और एमएचसी की इंटरेक्शन कैसे होती है, कैसे मेल मिलाप होगा दोनों का। तो तीसरी बात करेंगे हम लोग। तो उस प्रोसेस में, सेकेंड प्रोसेस में हम लोगों के पास क्या आ गई? हम लोगों के पास अलग अलग सेट्स की पेप्टाइड्स आ गई। अब उन पेप्टाइड और एमएससी का इंटरेक्शन किस तरीके से होगा ये हम अपने तीसरे स्टेप में बात करते हैं। तो तीसरा स्टेप यही है, पेप्टाइड एंड MSC1 इंटरेक्शन कैसे होगी भैया? ये भी देखो, ये जो हमारी MSC1 होती है, ये MSC1 प्रेजेंट होती है ER के ल्यूमन में। पहले ER बना लेते हैं। ER तो समझते हो ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भाई ये है होस्ट का ER, डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है। तो ये है हमारी ER की मेम्ब्रेन, और ER के बाहर प्रेजेंट होगा साइटोसोल, ठीक बात। और ER की जो अंदर वाली साइड होती है इसको हम नाम देते हैं ल्यूमन। ER का ल्यूमन होता है ये, ठीक है। तो ये जो MSC1 होती है, ये MSC1 हमारे ल्यूमन की साइड में फेस करके खड़ी हुई होती है। कैसे? MSC1 का स्ट्रक्चर याद है कैसे था? MSC1 कुछ ऐसे दिखती है। इसमें दो रीजंस होते हैं। थांबा, चलो कुछ ऐसी थी ना MSC1, याद है आप लोगों को? तो इसमें ये दो रीजंस थे। इस तरीके से ये अल्फा 1 था, ये अल्फा 2 था, और ये अल्फा 3 था। और इस अल्फा 3 से ही सटा हुआ एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम नाम देते हैं β2 माइक्रोग्लोबुलिन। याद आया होगा? तो ये जो हमारी MSC1 है, ये इसी तरीके से ल्यूमन की तरफ फेस करके खड़ी हुई होती है, ठीक बात। तो बना लो इसको। ये अल्फा 1, ये अल्फा 2 एंड ये अल्फा 3, और इसी से सटा हुआ हमारा एक अलग मॉलिक्यूल होता है जिसको हम नाम देते हैं β2 माइक्रोग्लोबुलिन। इतनी बात आई समझ में? अरे ये तो दिख भी नहीं रहा होगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, ये अल्फा 3, इससे सटे हुए एक छोटे से मॉलिक्यूल है β2 माइक्रोग्लोबुलिन। अभी दिख रहा होगा। अभी क्या होता है, इस MSC के मॉलिक्यूल के साथ एक कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन लगा हुआ होता है जिसको हम नाम देते हैं, ये है हमारा कैलनेक्सिन। ये है हमारा कैलनेक्सिन, ठीक है।
तो ये कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन होता है कैलनेक्सिन, जो कि इस पर्टिकुलर MSC1 के मॉलिक्यूल के साथ लगा हुआ होता है। जैसे ही इस MSC के मॉलिक्यूल की फर्दर प्रोसेसिंग होती है तो ये जो कैलनेक्सिन होता है ये रिप्लेस कर दिया जाता है कैलरेटिकुलिन मॉलिक्यूल के द्वारा। वो भी हमारा एक कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है, कैलरेटिकुलिन। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद जब प्रोसेसिंग होती है तो फिर क्या होता है, ये हमारा MSC ही है इस तरीके से, α1, α2, α3 और यहाँ पे β2 माइक्रोग्लोबिन। लेकिन ये जो कैलनेक्सिन था ये हमारा रिप्लेस कर दिया जाता है एक दूसरे प्रोटीन के द्वारा जिसको हम नाम देते हैं कैलरेटिक्यूलिन। ठीक है भाई, इतनी बात समझने में आई। कैलनेक्सिन बाद में रिप्लेस हो जाता है दूसरे कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन के द्वारा जिसको हम नाम देते हैं कैलरेटिक्यूलिन। अब क्या होगा, फर्दर प्रोसेसिंग में क्या होगा, पहले मैं ये बना लेती हूँ उसके बाद हम लोग ये समझ लेंगे। चलो भाई, अब देखते हैं कि क्या होगा। तो अब क्या होगा, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये MSC1 मॉलिक्यूल है और ये MSC1 मॉलिक्यूल हमारा ल्यूमन की तरफ फेस करके ER में प्रेजेंट होता है और इसी से लगा हुआ एक मॉलिक्यूल होता है कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन होता है ये, जिसको हम नाम देते हैं कैलनेक्सिन। और ये जो कैलनेक्सिन होता है ये इसलिए लगा होता है ताकि इसकी प्रॉपर फोल्डिंग हो। तो बाद में क्या होता है, जब फर्दर प्रोसेसिंग हो रही होती है तो ये जो कैलनेक्सिन का मॉलिक्यूल होता है ये रिप्लेस कर दिया जाता है एक दूसरे कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन के द्वारा जिसका नाम है कैलरेटिकुलिन। यानी यहाँ पर कैलनेक्सिन की जगह कैलरेटिकुलिन आ गया। अब ये जो MSC है ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है क्या करने के लिए, ये जो MSC है अब पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है साइटोसोल में जाने के लिए। जैसे ही ये साइटोसोल में जाएगी वहां किसी पर्टिकुलर पेप्टाइड को पकड़ेगी जिसकी इस MSC के लिए ज्यादा एफिनिटी होगी। तो अब ER के ल्यूमन से निकलने के लिए भी तो कोई रास्ता होगा इस MSC के लिए, यानी MSC1 के लिए। तो ये निकलती कैसे है, ER के ल्यूमन से साइटोसोल के अंदर कैसे जाती है ये देख लेते हैं। तो अब ये जो MSC है ये बिल्कुल तैयार है साइटोसोल में भागने के लिए। तो क्या होगा कि ER की ल्यूमन के ऊपर यानी ER की मेम्ब्रेन के ऊपर, ये ER की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है जिसको हम नाम देते हैं TEP1/2।
और ये जो टेप 1/2 होता है इस MSC को ER के ल्यूमन से पास करा देता है साइटोसोल में। आई इतनी बात समझ में? अभी आप लोगों को यहाँ पर दो और मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, पहला ERP57 और दूसरा टेपेसिन। अब ये किस मर्ज की दवा है ये भी देख लेते हैं कि भाई ये खाली फोकट में लिखे हैं क्या इधर। तो ये जो ERP57 होता है ये इस MSC के कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करने का काम करता है। यानी MSC के कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करने का काम इस ERP57 का होता है। और ये जो टेपेसिन होता है ये क्या करता है, ये स्टेप 1/2 और MSC का इंटरेक्शन कराता है। यानी टेप इन दोनों के बीच में लगा हुआ होता है, मतलब शादी के लिए ये बिचौलिया है, इन दोनों को मिलवाएगा। तो इनके बीच में MSC के मॉलिक्यूल के बीच में, MSC1 के मॉलिक्यूल के बीच में और टेप 1/2 के बीच में जो इंटरेक्शन कराता है ये टेपेसिन कराता है। अब क्या हुआ, रास्ता साफ। टेप 1 से होते हुए ये जो हमारी MSC1 है ये ER के ल्यूमन से पहुंच जाएगी साइटोसोल के अंदर। तो अब क्या होगा आगे, अब ये जो MSC1 है जो साइटोसोल में पहुंच चुकी है, ये MSC1 किसी ऐसी पेप्टाइड को पकड़ेगी जिसकी इसके लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी होगी। तो MSC1 एक्वायर हाई एफिनिटी पेप्टाइड फ्रॉम साइटोसोल और फिर साइटोसोल से ये MSC1 जाएगी हमारी गोल्जाई अपैरेटस में और गोल्जाई अपैरेटस से सीधे उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के, उस पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के, यानी ये एक ही सेल की बात हो रही है, ये एक ही उसी सेल की बात हो रही है जिसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नाम दे रहे हैं, जो कि बॉडी में सर्कुलेट होती है और उनको जैसे ही कोई होस्ट का प्रोटीन से अलग बाहर का नॉन सेल्फ एंटीजन दिखता है वो उसको धर दबोचती है। ये वही है, ये वही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का ल्यूमन था ER का। और ये जो MSC थी ये अभी बच्ची थी, मतलब ये अभी इसकी प्रोसेसिंग, मतलब ये अभी बच्ची थी, मैच्योर होना बाकी था। तो ये MSC की प्रोसेसिंग इस तरीके से होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद ये जो पर्टिकुलर MSC होती है अपने हाई एफिनिटी पेप्टाइड को लेने के बाद इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर के लग जाती है। आई थी बात समझ में? ये सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर ये MSC1 लग जाती है। समझ में आया कि किस तरीके से प्रोसेसिंग हुई है? यानी ये जो MSC1 है ये MSC1 अभी इमैच्योर MSC1 है। तो ये जो MSC1 जो इमैच्योर MSC1 है ये कैलनेक्सिन के साथ ER के ल्यूमन को इस तरीके से फेस करके लगी हुई होती है। करेक्ट, ER के ल्यूमन को फेस करके लगी हुई होती है और ये कैलनेक्सिन क्या कर रहा होता है, ये इस प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग करा रहा होता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे ये MSC1 मॉलिक्यूल बड़ा होता है तो ये जो कैलनेक्सिन है ये रिप्लेस कर दिया जाता है एक दूसरे कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन के द्वारा जिसको हम नाम देते हैं कैलरेटिकुलिन। और कैलरेटिकुलिन के साथ जब इसका इंटरेक्शन होता है तो ये मान लिया जाता है कि भाई अब ये इमैच्योर से मैच्योर हो चुकी है, मतलब अब लड़की शादी के लिए तैयार है। तो अब क्या होगा, शादी के लिए तैयार है तो दूल्हा भी चाहिए और जो दूल्हा है वो ER की मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ है। तो इन दोनों को मिलवाने का जो काम करती है वो हमारा एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है टेपेसिन।
ये जो टेपेसिन होता है इस MSC1 के मॉलिक्यूल और इस स्टेप 1/2 के बीच में, यानी दुल्हन और दूल्हा के बीच में इंटरेक्शन कराएगा। और जैसे ही ये इंटरेक्शन, अभी यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल है, ये ERP57, ये क्या करा रहा था, ये इस MSC के मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कराता था, इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करा रहा था। और जैसे ही ये जो स्टेप 1/2 है, इसका इंटरेक्शन इस MSC से होता है, MSC चली जाती है इसके साथ, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इससे पास होती हुई चली जाती है। और पास होने के बाद सीधी जाकर के रुकती है इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साइटोसोल में। तो ER के ल्यूमन से बाहर निकलने के बाद क्या होगा, पूरा साइटोसोल होगा। और उस साइटोसोल के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने वायरल प्रोटीन पकड़ा है, वो वायरल प्रोटीन प्रेजेंट होगा और वो प्रोसेसिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी, पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन वाली और प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स वाली। तो अब पेप्टाइड की चेन बन गई होंगी बहुत सारी। तो उन चेन में से जो इस MSC1 के लिए सबसे ज्यादा एफिनिटी रखेगी, उस पर्टिकुलर चेन को पकड़ेगी। पकड़ने के बाद पहले जाएगी गोल्जाई अपैरेटस में और गोल्जाई अपैरेटस से सीधे जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर इस पेप्टाइड को लेकर के फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और MSC1 ढूंढेंगे कि भाई साइटोटॉक्सिक किलर सेल किधर है। और जैसे ही इनको वो साइटोटॉक्सिक किलर सेल मिलेगा, उसके बाद क्या होगा वो भी देखो। जब इनको क्या मिलेगा, साइटोटॉक्सिक किलर सेल जब इनको मिलेगा, तो कहां तक पहुंचे थे हम लोग कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर MSC उस पेप्टाइड को लेकर के तैयार है। तो ये रहा हमारा पेप्टाइड और ये रही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब दोनों ढूंढ रही हैं कि भाई कहाँ है साइटोटॉक्सिक किलर सेल। जैसे ही साइटोटॉक्सिक किलर सेल मिलेगी, सपोज करो ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल है, इस साइटोटॉक्सिक किलर सेल के सरफेस पर भी एक मॉलिक्यूल, एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको नाम देते हैं TCR। समझे? तो अब क्या होगा, क्योंकि साइटोटॉक्सिक किलर सेल, हेल्पर T सेल, B सेल जब ये पैदा हो रही होती हैं और जब ये मैच्योर हो रही होती हैं, जब इनका डेवलपमेंट होता है, तब इनको बताया जाता है कि होस्ट के प्रोटीन कौन कौन से हैं। करेक्ट? तो अब जैसे ही इस TCR के बीच में और इस MSC के बीच में इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन के बाद ये जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल है, ये पहचान लेगी कि ये जो पेप्टाइड की चेन है, ये हमारे होस्ट के प्रोटीन की पेप्टाइड की चेन नहीं है। मतलब बाहर से हमला हो गया है, ये अपना घर का मेंबर तो नहीं है। तो वैसे ही ये जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल है, ये टारगेट सेल किलिंग करेगी और इस पर्टिकुलर सेल को मार डालेगी। ठीक है? अभी इसको एक्टिवेट होने के लिए कौन कौन से इंटरेक्शन होना जरूरी है, MSC और TCR के बीच में, या फिर MSC और इसके एक और मॉलिक्यूल के बीच में जिसकी हमने बात की थी MSC1 डिस्कस करते वक्त। तो वो कौन कौन से इंटरेक्शन थे? तो दो इंटरेक्शन होते हैं जो कि जरूरी होते हैं। साइटोटॉक्सिक, चाहे साइटोटॉक्सिक किलर सेल को एक्टिवेट कराना हो, चाहे हेल्पर T सेल को एक्टिवेट कराना हो। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो साइटोटॉक्सिक किलर सेल की ही बात कर रहे हैं। तो पहला जो इंटरेक्शन होगा वो α1 एंड α2 के बीच में होता है। इस MSC के बाद, इस MSC के पास एक अल्फा चेन थी और उस अल्फा चेन में 3 पार्ट्स थे, α1, α2 एंड α3। तो इस MSC का जो α1 एंड α2 रीजन होगा वो इस TC सेल के TCR के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो पहला इंटरेक्शन ये होना जरूरी है। और जो दूसरा इंटरेक्शन है वो होता है हमारा α3 इंटरेक्ट करता है साइटोटॉक्सिक किलर सेल के CD8 मॉलिक्यूल के साथ। और जैसे ही ये दो इंटरेक्शन
इन दोनों सेल्स के बीच में कंप्लीट होते हैं, वैसे ही इनके बीच में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसके बाद ये जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल है ये एक्टिवेट हो जाती है और टारगेट सेल किलिंग कर देती है। तो इतनी बात समझ में आई कि जो साइटोसोलिक पाथवे है उसमें मेनली एंडोजीनस एंटीजेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे कोई वायरस का प्रोटीन हुआ, होस्ट के साइटोसोल का प्रोटीन हुआ, और वो जो प्रोटीन होता है वो किस तरीके से यूबिक्विटिनाइलेटेड प्रोटीन बनता है और वो यूबिक्विटिनाइलेटेड प्रोटीन को किस तरीके से तोड़ा जाता है और बहुत सारी पेप्टाइड की चेन्स बनाई जाती हैं। पेप्टाइड की चेन्स बनने के बाद किस तरीके से एमएससी एक पेप्टाइड चेन को पकड़ करके भागती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और वो उस पेप्टाइड को फिर बाद में दिखाने का काम करती है साइटोटॉक्सिक किलर सेल को। और जैसे ही साइटोटॉक्सिक किलर सेल ये पहचानती है कि ये हमारा होस्ट का प्रोटीन नहीं है, ये नॉन सेल्फ एंटीजन है, वैसे ही बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है टी साइटोटॉक्सिक किलर सेल यानी टीसी सेल के एक्टिवेट होने के बाद, और ये बाद में टारगेट सेल किलिंग कर देती है। तो ये था हमारा साइटोसोलिक पाथवे। अब अगले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन के दूसरे पाथवे के बारे में, जो कि होता है एंडोसाइटिक पाथवे। डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक जो प्रोसेसिंग होगी वो अलग तरीके से होती है। यहाँ पर हम लोगों ने एंडोजीनस एंटीजन की बात की है, वहां पर एक्सोजीनस एंटीजन होगा। यहाँ पर हम लोगों ने साइटोटॉक्सिक किलर सेल को देखा है क्योंकि बात हो रही थी MSC1 की, लेकिन जो हमारा एंडोसाइटिक पाथवे होगा वहां पर हम लोग बात कर रहे होंगे हेल्पर टी सेल की, क्योंकि वहां पर इंटरेक्शन जो होता है, जो पेप्टाइड को पकड़ने का काम करती है, वो MSC2 क्लास के मॉलिक्यूल्स करते हैं। तो इसी तरीके से उसमें हम स्टेप्स देखेंगे, किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट और वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल की जो घंटी है वो भी बजा दें, ताकि अगर कोई नई वीडियो आती है तो वो आप लोगों तक फटाक से पहुंच जाए। राइट, तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं और कल मिलते हैं। बाय।